अभी रिसेंटली रिपब्लिक के ओनर और चीफ एडिटर और भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया। ये बहुत ही विजिबल था कि ये एक तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा था। वो अलग बात है, लेकिन जब ये जुडिशरी के सामने उनकी बेल एप्लीकेशन आई तो जुडिशरी ने दो स्टेटमेंट किए। एक कि कोर्ट को छुट्टी पे जाना है, दिवाली की छुट्टी पे, इसलिए वो बेल एप्लीकेशन अभी नहीं सुन सकते। लेकिन जब उन पे बड़े सीनियर लॉयर्स हरीश साल्वे और पोंडा जैसे सीनियर लॉयर्स ने प्रेशर बनाया तो उनने उसको सुनने के लिए तैयार हुए। लेकिन अल्टीमेटली दे सेड कि अब शाम के 6 बज चुके हैं, इसके आगे हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अगले दिन उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। लोगों के दिमाग में अभी वो याद ताज़ा थी कि किस तरह से एक ड्रेडेड टेररिस्ट, जो कि बॉम्बे के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जिसका हाथ था याकूब मेनन, उसके लिए कोर्ट आधी रात को खोला गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में ये वाजिब है कि लोग ये सवाल उठाएं कि भारत की जो जुडिशरी है, क्या वो फेयर है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो वाकई में लोगों को न्याय देती है। तो मैं आपको एक सर्वे बताता हूं, एक ऑथेंटिक सर्वे हुआ। उसके हिसाब से 77% मतलब 77% लोगों ने यह मत जाहिर किया कि जो हमारी जुडिशरी है वो पूरी तरह से करप्ट और इनइफेक्टिव है। एक डेमोक्रेसी में 77% 3/4 से भी ज़्यादा होता है, और ये बहुत एक गहरी और डर पैदा करने वाली बात है। अब आप कहेंगे तो उन लोगों ने बोला जिनका कुछ ना कुछ वास्ता पड़ा हो जुडिशरी से। मेरा क्या लेना देना है, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी गया नहीं, मेरे बाप दादे भी नहीं गए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जुडिशरी 130 करोड़ लोग, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो 10 दिन का या 6 महीने का, या एक 100 साल का व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में, शहर हो चाहे गांव हो, रईस हो चाहे गरीब हो, हर एक के जीवन में जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आपका कुछ लेना देना नहीं जुडिशरी से, पर कभी आपने ये सोचा है कि आपके घर के बाहर जो एक नई मेट्रो रेल चालू होने वाली थी, या सड़क बनने वाली थी, या आपके गांव में कोई ब्रिज बनने वाला था, आज वो 10-10, 15-15 साल से वो योजनाएं यूं ही ठप पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कहीं किसी ने कोई PIL फाइल की या कोई अपील की और जुडिशरी ने उस प्रोजेक्ट पे स्टे कर दिया और वो बात आगे नहीं बढ़ी और डेवलपमेंट वहीं का वहीं रुक गया। आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट आया ही नहीं। आपने कभी ये सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ये जो अजान बजती है या कोई भी जो शोर शराबा होता है लाउड स्पीकर में, वो इलीगल है और उसको बैन किया गया है। और ऑर्डर ये है कि जो प्रेमिस है जहाँ पे ये अजान बजती है उसमें 100 मीटर से ज़्यादा दूर उसकी आवाज़ जानी नहीं चाहिए डेसिबल लेवल पे। लेकिन आप 1 किलोमीटर दूर भी रहते हैं तो चारों तरफ से दिन में 5 बार जब अजान बजती है, या जब किसी गणपति पे या दुर्गोत्सव में या पॉलिटिकल स्पीचेस में जो ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर्स बजते हैं, रात भर जो बजते रहते हैं और आपको तंग करते हैं, कभी आपने सोचा एक छोटा बच्चा जो 6 महीने का है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है, या बुजुर्ग लोग, वो कितना डिस्टर्ब होते हैं। तो जुडिशरी ने एक डिसीजन दिया, लेकिन उसको वो फॉलो अप नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इससे आपका जीवन पे फर्क पड़ता है। तीसरा मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, वो है निर्भया केस का। जब निर्भया केस हुआ तो भारत में जितनी फैमिलीज़ हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों के दिल में एक भय पैदा हो गया कि अगर दिल्ली जैसी जगह में इतना क्रूर वायलेंस महिलाओं के खिलाफ हो सकता है तो ये हमारे बच्चियों के साथ भी हो सकता है। ऐसे में जुडिशरी का कर्तव्य ये हो जाता है कि वो इमीडिएट जजमेंट पास करे ताकि लोगों के दिल में एक डेमोक्रेसी में फिर से सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना आए। लेकिन वो केस 8 साल चलता रहा और आज भी भारत की महिलाएं भयभीत रहती हैं। तीसरा मैं बताता हूं एक पोग्राम का, मतलब जिसमें एक तरह का जेनोसाइड किया गया सिख लोगों के साथ। 21
आज इतने साल हो गए हैं लेकिन सिख लोगों को आज तक जस्टिस नहीं मिली है। इसलिए भारत में हमेशा आप देखिए लोग भयभीत रहते हैं कि अगर कुछ हो गया राइट्स में या जेनोसाइड में तो हम क्या करेंगे। 1990 में, आज से 30 साल पहले कश्मीर में जेनोसाइड हुआ जिसमें हजारों लोगों को मार डाला गया। उनके जो लीडर्स थे यासीन मलिक और बिट्टा, उनने खुलेआम बीबीसी जैसे चैनल्स के प्रोग्राम में एडमिट किया है कि ये मर्डर्स हमने किए हैं, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर्स और तमाम लोगों के, जहाँ पे इतने सारे लोगों को घर से मार काट के भगा दिया गया। आज उनके खिलाफ कुछ जस्टिस नाम की चीज़ ही नहीं हुई और आज भी वो कश्मीर के बाहर है। ऐसे में एक इनसिक्योरिटी की भावना, एक डर की भावना पैदा होती है। जयललिता का आप केस देखिए। जयललिता के अगेंस्ट करप्शन के केसेस थे जिसको 21 साल लगे। लोअर कोर्ट ने उनको पनिश किया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ केस किया, लेकिन तब तक जयललिता मर चुकी थी। चारा केस लीजिए जिसमें लगभग 16 साल तो सीबीआई को केस फाइल करने में लग गए और उसके बाद कोर्ट्स ने 16 साल लगाए ये साबित करने के लिए कि इतने करोड़ों रुपए का गबन जो है लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट ने किया था। जब ये केसेस इतना वक्त लेते हैं तो जो आम जनता है उसके दिल में एक भावना पैदा होती है कि इस देश में करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए आप देखिए लोग छोटे मोटे से जुर्म है, जैसे कि चेक किसी का बाउंस कर देते हैं और कहते हैं अभी तो केस 15-20 साल चलेगा। लोग किसी के घर पे कब्जा कर लेते हैं, उन्हें पता है तो 20-25-30 साल लगेगा। मैं अपना ही केस बताता हूँ। मेरा भोपाल में एक मेरे पिताजी का घर था, मैं बम्बई में रहता हूँ, और जब वो नहीं रहे तो हमारे परिवार में कोई रहा नहीं। नीचे जो किराए पे रहते थे उनने उस घर पे कब्जा कर लिया। वो केस इतना लंबा चला, सालों, 10-15 साल, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जब मैं लोअर कोर्ट में जज के पास, जज ने बुलाया, मैं वहाँ जब गया तो जो जज थी उन्होंने मुझसे कहा अरे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई और घर में आपके रह लेगा, हमारी तो गीता में भी लिखा है कि सब यहीं छोड़ के जाना है, कुछ हमारा नहीं है। और तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जज किस तरह की बात कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के मुझे गीता की बात बता रही हैं। और अभी आप देखिए 2-4 दिन पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोला है कि मैं जो जजमेंट देता हूं मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है, वो मेरे दिल की आवाज़ है, और हम उनके भाषण पे तालियां बजाते हैं। यही मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा है प्रॉब्लम, वो इट लाइज देयर। मैं बहुत जल्दी आपको कुछ बात बताऊंगा हमारे जुडिशरी के साथ क्या प्रॉब्लम है। पहली बात, ये जजेस ही जज को अपॉइंट करते हैं और इनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनने कोई जजमेंट लिया, आप इसके खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो जाएगा। सो दे हैव नो आंसरेबिलिटी। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आंसरेबल नहीं है डेमोक्रेसी में, कैसे वो करप्शन से बच सकता है। दूसरा, जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, लेकिन वो किसी भी लॉ और पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दें या उसको चेंज कर दें तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। भारत सरकार भी उस पर सवाल नहीं उठा सकती। इसलिए इनके पास ये एक इतना अनलिमिटेड पावर है जो खतरनाक है। अमेरिका वगैरह में ज्यूरी होती है, यहाँ पे जज अपनी विम्स, फैंसीज और उसकी क्या आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से जजमेंट लेते हैं। दूसरा, जजेस हमेशा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसेंट की बात की और डिसेंट को बहुत ग्लोरीफाई किया, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपना पर्सनल बताना चाहता हूं। किसी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज का अर्बन नक्सल्स के साथ क्या कनेक्शन है उसके ऊपर। मैंने जब उसी को ट्वीट किया तो मेरे खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया। और सिर्फ मेरे ही नहीं, आनंद रंगनाथन जो एक साइंटिस्ट हैं उनने रीट्वीट किया, एस गुरुमूर्ति जी ने जब रीट्वीट किया तो उन दोनों के खिलाफ भी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की एरोगेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उनको क्रिटिसाइज करें तो हो सकता है कि आप जेल के अंदर बैठे हों। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ करप्शन की। भारत में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, 130 करोड़ में से 130 करोड़ लोग, अगर आप उनसे पूछें कि क्या जुडिशरी में करप्शन है, एवरीबडी विल से यस। ये अलग बात है कि पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए लोग कुछ और बोलते हैं कि वी रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन जुडिशरी पे किसी को भरोसा नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इंडिया के लॉ मिनिस्टर ने सन 2010 में बोली थी कि 16 चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उनमें से 8 करप्ट हैं, मतलब 50% चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर करप्ट। ये लॉ मिनिस्टर ने बोला था। और यही प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम यह है कि आप इनके अगेंस्ट कोई केस नहीं फाइल कर सकते, ये कुछ भी करें। आज अगर कोई जज ब्राइब लेता है तो
उसके अगेंस्ट तभी केस हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे। लेकिन आप ये बताइए, एक आम आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? ये संभव ही नहीं है। और दूसरा, इस नेक्सस में हर कोई इन्वॉल्व है। यही कारण है कि आप देखिए हिंदी बॉलीवुड की फिल्मों में तारीख पे तारीख जैसे डायलॉग्स आते हैं। क्यों आते हैं? डेमोक्रेसी में ये डायलॉग्स क्यों आने चाहिए? हॉलीवुड की फिल्मों में तो आप ये नहीं देखते हैं। कारण ये है कि आप पैसे दे के, ब्राइब करके कोई भी तारीख आगे बढ़वा सकते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो ये नोटरी का सिस्टम है, आज आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, आप नोटरी से किसी भी दस्तावेज पे कभी भी उसको नोटराइज करा सकते हैं। सामने वाले का हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब पैसे से चलता है। किसी भी कोर्ट का कोई भी आप देख लीजिए, क्लर्क ऐसा नहीं मिलेगा जो कि पैसे ना लेता हो। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी कोर्ट में जाएं और नीचे वालों को पैसे ना देने पड़ते हो। हर लॉयर आपसे यही बोलेगा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए क्योंकि मुझे जजेस को खिलाने पड़ते हैं। कई बार ओपोनेंट जो लॉयर होता है उसको भी पैसे खिलाने पड़ते हैं तारीखों को आगे बढ़वाने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो जजेस हैं वो भी ये बात जानते हैं अच्छे से कि जब वो रिटायर होंगे तब क्या करेंगे। तो किसी कमिटी में उनको बैठा दिया जाता है या उनको कोई पोस्ट दी जाती है। आपने देखा होगा, आउट ऑफ द ब्लूज इंडिया के रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री राजन गोगोई जी को अभी राज्यसभा की सीट मिल गई। इसीलिए जजेस लोग जो हैं पावरफुल पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट सॉफ्ट चलते हैं और उनके साथ एक नेक्सस क्रिएट होता है। सिर्फ यही नहीं, जो लॉबीज़ हैं, एनवायरमेंटल लॉबीज़ हैं, इंडस्ट्रियल लॉबीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं, इनके साथ भी जजेस और बड़े बड़े वकीलों का एक नेक्सस सा क्रिएटेड है। इसीलिए जो जजमेंट है आप देखिए पावरफुल लोगों के फेवर में जाता है और आम आदमी के अगेंस्ट। और इसके कारण ये हो गया है, आप किसी भी कोर्ट में जाके देखिए, जो लोग बैठे हैं उनकी शक्लें देखिए। कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे कानून की देवी खड़ी हुई है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे लोगों को सेफ और सिक्योर फील होना चाहिए, जहां लोगों को ये लगना चाहिए अब मैं कोर्ट के अंदर हूं, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, वहां पे हर शक्ल पे एक दहशत होती है। और दहशत इसलिए होती है क्योंकि जजेस जो हैं वो सुप्रीम पावर की तरह से बिहेव करते हैं। और इसके पीछे एक भारतीय कल्चर का भी लेना देना है। हमारे जो पंचायत होती हैं उसमें सरपंच को परमेश्वर बोला जाता है। हमेशा से हम लोगों ने कोर्ट का जो कोर्ट में जो जजेस हैं उनको परमेश्वर और भगवान से कल्पना की गई है। इसीलिए आम आदमी जजेस को मालिक, मिलॉर्ड इस तरह से उद्बोधन करता है। हमारे दिमाग में जज की कल्पना ना कि एक साथी, somebody who's going to help you find justice and truth, बल्कि एक डर पैदा किया गया है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, उससे आपको भारतीय जुडिशरी के बारे में समझ में आएगा। आज भारत में लगभग 33 मिलियन केसेस पेंडिंग है। अगर इन सब केसेस को सॉल्व किया जाए तो 360 साल लगेंगे। इसका प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब अंग्रेज लोग हम पे रूल करते थे तो जजेस लोगों को इंग्लैंड जाना पड़ता था, गोरे लोगों को, और उसमें शिप से जाते थे तो कई महीने लग जाते थे, 2-3 महीने, इसलिए इनको 2-3 महीने की छुट्टियां मिलती थी। लेकिन ये प्रथा आज भी चालू है और कारण ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है 365 दिन में से सिर्फ 193 दिन ऑन एन एवरेज काम करता है। हाई कोर्ट जो है ऑन एन एवरेज 210 दिन काम करते हैं। लोअर कोर्ट जो है सिर्फ 245 दिन काम करते हैं। मतलब 365 दिन में से लगभग 40 से 50% दिन तो काम ही नहीं होता है। और आपका अगर कभी कोर्ट में वास्ता पड़ा हो, मेरा पड़ा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे केस में तो एक बार जज साहिबा आई, आके उनने बस लोगों को देखा क्या है आज, और फिर बोला मुझे जरा जाना है, आज मेरे किसी संबंधी के यहाँ शादी है, और वो चली गई। ऐसा बहुत सारे जजेस लोअर लेवल पे करते हैं, इवन हाई कोर्ट के लेवल पे भी ये होता है। आप ना चाहें तो जाके एक दिन वहां बैठ के तो देखिए। आज भारत में लगभग 70,000 जजेस की जरूरत है। 19 जजेस पर मिलियन हमारे यहाँ हैं, जबकि 50 जजेस पर मिलियन चाहिए। लोअर कोर्ट में सिर्फ 16,000 जजेस हैं, हाई कोर्ट्स में 600 हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 26 हैं। और इनमें से भी आधे से अधिक जो हैं आप देखेंगे तो वो वैकेंसी रहती हैं, खाली पड़े रहते हैं। एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अगर भारत की जुडिशरी जैसा उसको होना चाहिए अगर वैसी हो जाए, मतलब ईमानदार, एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली,
तो भारत की स्थिति 180 दिन में बदल सकती है। और यह सत्य है। आज भारत की जितनी भी समस्याएं हैं, करप्शन की, डिले की, इनएफिशिएंसी की, ये सारी की सारी जो हैं सॉल्व हो सकती हैं अगर जुडिशरी जजमेंट टाइम पे ले, करप्शन हट जाए और जो जजमेंट ले उसका फॉलो अप हो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जुडिशरी, जिसका मोटो है सत्यमेव जयते, जहां बोला जाता है अंततः जीत सत्य की होती है, यू डिसाइड क्या सत्य की जीत होती है। और अगर नहीं होती है तो मेरे ख्याल से अब वक्त आया है भारत की सारी जनता को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से इसके बारे में ना सिर्फ एक आवाज़ उठानी चाहिए बल्कि एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। दोस्तों, ये जो भी प्रोग्राम्स 10 मिनट रिपोर्ट में आपके सामने लाता हूं, ये हमारी यंग आई एम बुद्धा की टीम काफ़ी रिसर्च करती है। उसको मैं एक सिंपल तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। एक इंडिक नैरेटिव बनाने के लिए, एक रेनेसॉन्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, हमको मजबूत करिए, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए और हो सके तो आई एम बुद्धा साइट पे जाके आप जो भी श्रद्धा हो डोनेशन दे सकते हैं ताकि हमारा ये काम जारी रहे, हमारी आवाज़ कभी रुके नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।